गरीब छोले भटूरे वाली ननद भाभी। गंगा की आंखों से बहते आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। सामने पड़ी पति की लाश और घर में छाई घनघोर गरीबी ने उस बेबस बहू का बल तोड़ कर रख दिया था। संगीता के भैया उठो ना, वादा किया था तुमने मुझसे साथ चलने का, फिर क्यों इस बीच मझधार में मुझे दुख भोगने के लिए छोड़ गए। देखो माँ जी और संगीता तुम्हें एकटक निहार रही है। चलो अब बंद करो ये अटखेलियां। संभालो खुद को गंगा भाभी, दामोदर भैया अब नहीं उठेंगे। दामोदर की मौत के गम में गंगा का मन उसकी यादों की तराई में डूबा रहता। मगर कहते हैं ना कि किसी के चले जाने से किसी की जिंदगी कहाँ ठहरती है। गंगा को हर हालत में जीना था, क्योंकि उसके कंधों पर बूढ़ी बीमार सास और जवान ननद की शादी का भार सवार था। हे भगवान, रसोई घर बिल्कुल छूछा हो गया है। अब मुझे घर से बाहर पांव निकालना ही होगा। संगीता, माँ जी का ख्याल रखना, मैं काम की खोज में जा रही हूँ। गंगा भीगी पलकों को पोंछते हुए काम की तलाश में निकल पड़ती है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। तभी उसकी नजर छोले भटूरे की ठेली पर छिटक पड़ती है, जहाँ ठेली को एक बड़ी भीड़ घेरे खड़ी थी। अरे, ये ठेला तो छोले भटूरे खाने वालों की भीड़ से खचाखच भरी हुई है। अगर मैं भी छोले भटूरे का ठेला लगा लूं तो सब ठीक हो जाएगा, मगर बिना लागत लगाए कारोबार कैसे शुरू होगा। इसी सोचाहट के साथ गंगा दुखी मन से घर लौट आती है, मगर उसके मन में छोले भटूरे के कारोबार की उभरी छवि जड़ पकड़ चुकी थी। तभी एक दिन कोई किवाड़ खटखटाता है। ये इतनी देर रात कौन आया है? गोधन भैया आप? जयराम जी की गंगा भौजाई, हम खाद बीज खरीदने की खातिर शहर गए रहे। आज सांझ ही लौटे तो दामोदर के जाने की खबर मिली। बीते दिनों हम दोनों ने साथ खेतों में जुताई बुआई किया था। ये उसके ये बाकी के पैसे थे मेरे पास, तो आप इन्हें रख लीजिए। गोधन गंगा को पैसे देकर वहां से चला जाता है और संगीता कहती है, भाभी कहाँ खो गई आप? संगीता, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम ननद भाभी छोले भटूरे का ठेला शुरू करें। आजकल बाजार में छोले भटूरे की बिक्री बहुत बढ़ चढ़कर हो रही है। हाँ भाभी, वैसे भी आपके हाथों के छोले भटूरे तो अच्छों की छुट्टी कर देते हैं। गंगा उन पैसों से सामान खरीद लाती है और दोनों ननद भाभी छोले भटूरे का ठेला लगाकर बाजार में खड़ी हो जाती हैं। छोले भटूरे, ताजे करारे गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लो। संगीता की बुलंद बुलाहट और छोले भटूरे की बाजार में फैली खुशबू से मांद कर कई लोग वहां खींचे चले आते हैं। और तभी सायली और अनु नाम की दो सहेलियां वहां आकर कहती हैं, सुनिए जरा, जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे देना। अचार प्याज जरा ज्यादा डालना और साथ में भुने मिर्च के अचार डालना मत भूलना। जी जरूर भाभी, आंच तेज कर दो ताकि जल्दी जल्दी भटूरे बन सकेंगे। मैं सभी की थाली लगाती हूँ। जहाँ एक और ननद खाने वालों की थाली तैयार करके उन्हें थमाने लगती है, वहीं भाभी मगन होकर छोले भटूरे बनाने में लगी होती है। दोनों का कामकाज बटा हुआ था, जिसे खाने वालों में घटी बढ़ी की खटपट नहीं होती थी। अरे वाह, क्या दमदार छोले भटूरे बनाए हैं आपने। इतने तीखे चटपटे छोले भटूरे तो हमने पूरे बाजार भर में कहीं नहीं खाया। अब तो हमारे कदम आप दोनों ननद भाभी के छोले भटूरे पर ही आएंगे। सायली के साथ साथ छोले भटूरे खाने वाले हर एक जन में ननद भाभी की खुलकर तारीफ की। गुजरते दिनों के साथ ननद भाभी के हाथों का हुनर और भी ज्यादा निखरता गया। उस दिन उनकी बिक्री में बढ़ चढ़ कर इजाफा हुआ। फिर एक दिन राजन और सत्तू नाम के 2 दोस्त भी छोले भटूरे का लुत्फ लेने के लिए वहां आते हैं। आइए भैया, कितने प्लेट छोले भटूरे लगाऊं? अरे इसमें बतलाना क्या है, हम दोनों दोस्तों के लिए 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दो। अरे पागल हो गया है क्या? पहले 1 प्लेट छोले भटूरे ही ले, पता चले बाकी ठगी भटूरे वालों की तरह ये भी पैसा कमाने की होड़ में कच्चा पक्का काम कर रहे हो। देखा था ना पिछली दफा उस मलखान के भटूरे के कच्चे मैदे ने कैसे हमारे छक्के छुड़ाए थे। सत्तू की सूझबूझ भरी बातें सुनकर राजन झिझकते हुए सिर्फ 1 प्लेट छोले भटूरे मांगता है। गंगा ने गहराई से भटूरे तले और ठेले पर रखे, कटौती में उड़ेल दिया और संगीता ने जल्दी से प्लेट सजाकर उन्हें और बढ़ा दिया। और छोले भटूरे के उम्दा स्वाद ने दोनों दोस्तों को जैसे छोले भटूरे का दीवाना बना दिया। तो बताइए भैया, कैसे लगे आप दोनों को हम ननद भाभी के ठेले के छोले भटूरे? बस पूछो मत बहन,
तुम्हारे छोले भटूरे ने तो मजा दिला दिया। बहुत ही दमदार और जायकेदार छोले भटूरे हैं, स्वाद तो जैसे मुंह में घुल गया। अब जल्दी से 1 प्लेट और बढ़ा दो। इस तरह एक के बाद एक करके दोनों दोस्त कई प्लेट छोले भटूरे खाकर एक लंबी डकार मारते हुए उनकी वाहवाही करते हैं। अरे मजा आ गया भाई, तुम दोनों ननद भाभी के हाथों में जादू है। छोले भटूरे इतने जबरदस्त बने थे कि हमने बेहिसाब खा लिया। अब तो अब भाई पेट में रत्ती भर भी जगह नहीं, बस कल पेट दर्द न सताए। निश्चिंत रहिए भैया, ऐसी नौबत नहीं आएगी। इस छोले भटूरे में हींग है जो खाने को आसानी से हजम करती है। अरे तुम दोनों ननद भाभी तो ज्ञान की बड़ी धनी हो, स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखती हो। ये लो तुम्हारे पैसे। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। गरीब ननद भाभी मगन होकर छोले भटूरे के काम को बढ़ाती जाती हैं, जिसमें अब वह मिठाई भी शामिल कर लेती हैं, जिसके साथ उनके उखड़े कदम सफलता की चढ़ाई चढ़ जाते हैं, जिससे उनके छोले भटूरे का ठेला एक बड़े दुकान में ढल जाता है। देखो भाभी, हमारे हाथों से बना छोले भटूरे का स्वाद आज इस कदर लोगों में छा गया है कि हमारी दुकान पर खचाखच भीड़ जुटी रहती है। सो तो है संगीता, मगर छोले भटूरे की दुकान को यहाँ तक लाने के पीछे हम दोनों ननद भाभी की बड़ी मेहनत छुपी हुई है। हमने मगन होकर जो मेहनत की है, इसलिए आज हम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस तरह जो भी गरीब ननद भाभी के बनाए छोले भटूरे का स्वाद चखता, वह उनके मुंह से ना छूटता। सभी ग्राहक उनके हाथों के गुड़ों का राग अलापते। आखिरकार उनके घर पर मंडराती घनघोर गरीबी के गहरे बादल छट गए और एक बार फिर खुशियों ने उनके जीवन में डेरा डाला ही था कि गांव नगर उस ननद भाभी पर अतरंगी चर्चाएं करने लगी। एक दिन जब गंगा बाजार की ओर बढ़ रही थी, तब लोगों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। पता नहीं कैसी भाभी है ये जो जवान ननद को अपने स्वार्थ के लिए खटनी करा रही है। वही तो रज्जू, अरे जवान ननद पत्थर के सील के जैसी होती है। ये तो भाभी का फर्ज समय रहते ननद का शादी ब्याह करके उसे ससुराल भेज दे। पता नहीं छोले भटूरे की दुकान पर कितनी ही बुरी नजर किस नियत से उस बेचारी ननद की सुंदरता की भट्टी में आंखें सेकते होंगे। औरतों के इस कथन से गंगा के मन में उथल पुथल उफन पड़ता है और वह इस विषय को अपनी सास के साथ बांटती है। बहू, मैं जानती हूँ ये कड़वा घूंट तेरे मन में घुल रहा है, मगर उन्होंने खड़ा सच कहा है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। अब समय आ गया है कि हम संगीता की शादी के रिश्ते खोजें। गंगा संगीता की शादी के लिए रिश्ते खोजबीन करने लगती है। तभी उसे एक सुलझा परिवार मिलता है, जिसमें गंगा संगीता की शादी कर देती है। भाभी, अपना और माँ का ख्याल रखना, आपकी बहुत याद आएगी। भाभी, खास तौर पर एक साथ छोले भटूरे बनाते वक्त हमारी बीच हुई खट्टी मीठी नोक झोंक। उस पल ननद भाभी की भीगी आंखें उनके दिलों के बसे बड़े प्रेम का परिचय दे रही थीं। गंगा डबडबाई आंखों से ननद को विदाई देती है। जाओ संगीता, एक नई जिंदगी तुम्हारा रास्ता देख रही है। इस घर को गरीबी के गड्ढे से उभरने में तुम मेरी बराबर की संगी थी। ये भाभी जीवन भर तुम्हारी आभारी रहेगी। ऐसा कहते हुए गंगा अपनी ननद को विदाई देती है और वह वापस छोले भटूरे के व्यवसाय में व्यस्त हो जाती है। अब उसके इस काम में कई नए चेहरे उसका हाथ बटाते, मगर गंगा के मन में उभरी छवि कभी धुंधली नहीं होती कि कैसे एक वक्त में उन गरीब ननद भाभी ने एक छोले भटूरे के ठेले से छोटी शुरुआत की थी। महीने पहले ही सरोज के पति नवीन का देहांत हुआ था। घर चलाना उसके और उसकी सास कांता के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। घर के बचे कुचे पैसे खत्म हो चुके थे और अपना बचा हुआ सोना भी उन्होंने 2 महीने में बेचकर अपना पेट पाल लिया। लेकिन अब सवाल था कि आगे क्या किया जाए। क्या दोनों सास बहू मिलकर कुछ नया काम ढूंढ पाएंगे? क्या वो अपना खर्चा चला पाएंगे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम को। माँ जी, ये लीजिए, कुछ तो खा लीजिए। आपको बहुत भूख लगी होगी, कल शाम से आपने कुछ नहीं खाया। कैसे खाऊं बहू, सोच सोच के सर फटा जा रहा है कि अब घर में खाना कैसे बनेगा। जितने भी बचे कुचे पैसे थे वो भी डिब्बों से निकालकर हमने खर्च कर लिए हैं। माँ जी, हम कितनी अच्छी तरीके से रहते थे ना। नवीन जी ने हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होने दी और आज का दिन है कि खाने तक को मोहताज होना पड़ रहा है। हाँ बहू, तुझे याद है कैसे वो हम दोनों के लिए शाम को कुछ न कुछ लाया करता था। ये बोलते ही दोनों सास बहू अपने बीते पलों में चली जाती है, जहां उनका बेटा अक्सर फैक्ट्री से लौटते वक्त उनके लिए चीज लाता है। तभी शाम को नवीन आता है और कहता है, सरोज, माँ, जल्दी आइए, आप दोनों
वरना ये ठंडा हो जाएगा और फिर खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। अजी ला रही हूँ। आप तो रोज शाम को आते ही घर सर पर उठा लेते हैं, पता नहीं आज क्या लाए हो। तो अरे तुम आओ तो सही, एक बार खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। तभी सास बहू दोनों आ जाती हैं। ये लो बर्तन, आप बताओ भी क्या लाए हो। अरे पहले इसे खाओ, फिर बताऊंगा कि ये क्या है। तभी नवीन प्लेट में मंचूरियन निकालता है और अपनी माँ पत्नी को खिलाता है, जिसे खाने के बाद वो कहती हैं, ये कितना स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, मुंह में जाते ही घुल गया। हाँ बेटा, ऐसी कौन सी चीज से बनाया, क्या लिए, कोई सब्जी भी है और नाम तो बता इसका। अरे माँ, हमारी फैक्ट्री के पास एक चाइनीज ठेला लगा है जो मंचूरियन भी बेचता है, तो बस वो मंचूरियन ले आया आप दोनों को खिलाने के लिए। और पता भी है ये गोभी की सब्जी से बना है और बाकी तो चाइनीज आइटम है इसमें। आहा नवीन जी, मुझे ये बहुत पसंद है। आप ना हफ्ते में 2 बार तो इसे ले ही आना। हाँ बेटा, संडे को भी तेरी छुट्टी होती है ना, उस दिन भी खाया करेंगे। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अब खाए ही, वरना बेकार ठंडे लगेंगे। हाँ बेटा। मैंने भी माँ कल ही खाया है, मुझे ये मंचूरियन बहुत अच्छा लगा। क्या सरोज, तुम इसे घर में बना सकती हो? जी, मैं इसे कैसे बनाऊंगी, मुझे बनाना ही नहीं आता, जब खाया ही पहली बार है। ये कहते ही तीनों मजे से मिलकर मंचूरियन का स्वाद लेते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और दोनों अपने बीते पलों से बाहर आ जाती हैं। माँ जी, मैं अभी आई, कोई दरवाजे पर आया है। ठीक है बहू। ये कहते ही सरोज दरवाजा खोलती है तो सरोज की सहेली निम्मी उसका हाल चाल पूछने आई थी। अरे तू अचानक से कैसे आ गई? जीजा जी नहीं थे, इसीलिए मैं तेरा हाल चाल पूछने आ गई। बता, कैसी है तू? कैसा होगा उनके जाने के बाद, अब कुछ अच्छा नहीं लगता। एक एक चीज याद आती है, बस जैसे तैसे जिंदगी कट रही है। वो रौनक नहीं है जो नवीन जी के होने पर थी। अभी उन्हीं को याद कर रहे थे। कोई नहीं, आप दोनों हिम्मत रखें, जीवन है, विधि का विधान है, आखिर कौन रोक सकता है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सरोज, घर चलाने के बारे में कुछ सोचा? क्योंकि अब तो जीजू है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना तुझे। हाँ, सोच तो रही हूँ। मैं अभी काम के बारे में ही सोच रही थी, पर क्या करूँ, ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ कि कुछ खाना बनाने वाला काम शुरू कर ले। मेरे पड़ोस में भी 3-4 चाइनीज के ठेले हैं। आजकल चाइनीज बहुत चल रहा है, तू भी कोई वही चाइनीज बनाकर बेच ले। हाँ, लेकिन कौन सा बनाऊं, ये भी तो समझ नहीं आ रहा है। वो करियो जो ज्यादा आसान हो। देख, चाउमीन है, मोमोज, रोल, चिली पोटैटो। तभी निम्मी के पति का फोन आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। फिर बहुत सोचने के बाद कांता कहती है, अरे बेटा, ऐसा कर, मंचूरियन बना ले। मेरे बेटे को भी कितना पसंद था, उसी की याद में हम मंचूरियन की दुकान खोल लेते हैं। अरे वाह माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। पर माँ जी, वो तो हमें बनाना आता ही नहीं। उसका भी इलाज है मेरे पास बहू। क्यों ना हम मंचूरियन वाले के ठेले पर जाते हैं और मंचूरियन खाने के बहाने उसके बनाने का तरीका देख लेते हैं, यही सही रहेगा। अरे वाह माँ जी, ये बढ़िया है। ये बोलते ही सास बहू मंचूरियन की दुकान पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं, भैया जरा 1 प्लेट मंचूरियन बनाना, अच्छी वाली। ये सुनकर जब दुकान वाला मंचूरियन बनाता है तो सरोज और कांता उसके बनाने के तरीके को और सामान को गौर से देखती हैं और दोनों मंचूरियन खाने के बाद वापस आकर कहती हैं, बहू, ये ज्यादा महंगा नहीं आएगा सामान, चल आज ही सब तैयार कर लेते हैं। मेरा एक सोने का कंगन पड़ा है, उसे बेचकर ठेला और सामग्री आ जाएगी। पर माँ जी, लेकिन पैसे आने पर मैं आपको सोने का सेट बनवा कर दूंगी, उसमें आपका हार, झुमके, कंगन सब होंगे। दूसरे ही पल दोनों सास बहू से सोने के कंगन को बेचकर मंचूरियन बनाने का सारा सामान और ठेला लेकर आते हैं और अगले दिन से मंचूरियन बनाकर बेचने लगते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म चटपटी मंचूरियन खा लीजिए। हाँ आइए आइए, गर्मा गर्म मंचूरियन खाइए। 1 हफ्ते तक सस्ती दर पर मंचूरियन खाइए, 10% डिस्काउंट है, आ जाइए। अरे इतनी सस्ती मंचूरियन, अब तो खाना ही पड़ेगा। सुनिए, जरा 1 प्लेट मुझे मंचूरियन देना। ये लीजिए। 1-2 ग्राहक देखकर सास बहू की मंचूरियन के ठेले पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं और देखते ही देखते मंचूरियन कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है। तो सास कहती है, बहू, मंचूरियन तो खत्म हो गए, अब क्या करें? माँ जी, मैंने घर पर एक्स्ट्रा मंचूरियन बनाए थे, मैं लेकर आती हूँ। अरे आंटी जल्दी कीजिए, मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। 5 मिनट बेटा।
तभी फटाफट से सरोज घर से मंचूरियन लेकर आती है और बनाकर ठेले पर खड़े लोगों को देने लगती है। शाम तक उसके सारी मंचूरियन खत्म हो जाती हैं और वो घर आकर जब पैसे जोड़ती है तो कहती है, माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने इतना कर लिया। कितना जमा हुआ है? माँ जी, 4000 का मंचूरियन का सामान आया था और 6000 की अलग से कमाई हुई है। इसका मतलब 10,000 कमा लिया हमने एक दिन में। हमने पहले ही दिन 10,000 रुपए कमा लिया, वो भी मंचूरियन से। लगता है लोगों को मंचूरियन खाना काफी पसंद है। कल से हमें और ज्यादा बनाने होंगे। हाँ माँ जी। अगले दिन सास बहू और मंचूरियन का सामान लेकर ज्यादा मंचूरियन बेचते हैं। अरे आंटी, जरा मुझे 2 प्लेट मंचूरियन देना। आंटी, मुझे 5 मिनट में मंचूरियन पैक कर दीजिए और स्पाइसी बनाना थोड़ा। ठीक है। तभी दोनों सास बहू उन्हें मंचूरियन बनाकर दे देती हैं। 6 महीने की मेहनत से वो अच्छी खासी बिक्री कर लेती हैं। तभी एक दिन सरोज तोहफा देकर कहती है, माँ जी, आपका तोहफा खोल कर देखिए। इसमें क्या है बहू? खोल कर देख लीजिए। अपनी बहू की बात सुनकर जैसे ही वो तोहफा खोलती है तो देखती है उसमें सोने का हार, सोने के कंगन, झुमके और अंगूठी हैं। बहू, एक कंगन के बदले तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। हाँ माँ जी, आखिर आपके कंगन से हमने इतनी मेहनत कर ली कि आज हम पर सोने की इतने गहने हैं। क्या पता ये भी हमारे आगे के समय में काम आए। ये मेरी तरफ से तोहफा है आपको। बहू, ये मेरे सिर्फ अकेले की मेहनत नहीं है, तेरी भी है कि आज हमारी 2 मंचूरियन की दुकान है और 2 ठेले भी। आज की डेट में हम दोनों महारानियों की तरह दुकान को संभालते हैं। वो तो है माँ जी, बस एक ही चीज की कमी खलती है, नवीन जी की। इस तरह दोनों सास बहू के मंचूरियन हर जगह फेमस हो जाते हैं और उन्हें बर्थडे पार्टी और शादी में कैटरिंग करने को मिल जाती है। और आज के टाइम पर उन्होंने काफी हद तक अपनी आर्थिक स्थिति को पीछे छोड़ दिया था। बसंतपुर गांव में आज मातम का माहौल छाया हुआ था। गांव गढ़ की बड़ी भीड़ में सफेद साड़ी में लिपटी उस विधवा को, जिसका नाम सीता था, उसे घेर रखा था। वह अपने पति के शव को उदास आंखों से निहार रही थी। उसका दुख दरिया बनकर बहे जा रहा था। तभी भीड़ में खड़ी रज्जो कहती है, जाने कैसी निगोड़ी किस्मत है बेचारी की। भरी जवानी में भगवान ने इसकी मांग सूनी कर दी। चिल्ला के चले जाने के बाद बब्बन ही तो था जो किसानी बनिहारी करके अपनी दोनों बहन और बीवी का भरण पोषण चला रहा था। मगर अब तो 2 जवान ननद के ब्याह का भार तुझ भाभी के कंधों पर सवार है। चुप हो जा सीता, अगर आंसू बहने से मुर्दे जाग उठते तो गरीब दुखियारे लोगों के बहते आंसू से संसार समंदर में समा गया होता। रज्जो की बात सुनकर सीता आंसू पोंछकर अपने पति का दाह संस्कार करके अपनी दोनों ननद के साथ घर आती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। तान्या, त्रिशा, खाना खा लो। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भले ही भूख नहीं लगी, मगर मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। और तुम तो जानती हो कि मुझे अकेले खाने की आदत नहीं। बस कीजिए भाभी, इस झूठे हंसी के बोझ तले दबे आंसू को कब तक लुकाएंगी? आप बह जाने दीजिए इस आंसू को, क्योंकि दर्द को सीने में दफन करना नासूर से बढ़कर है। सीता औंधे मुंह धरती पर बैठकर आंसू बहाने लगती है। कुछ देर बाद तीनों बेमन से खाना खाती हैं। क्या हुआ भाभी, खाने की थाली छोड़कर कहाँ खोई हुई हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा त्रिशा। रसोई के खत्ते खाली हो गए हैं। दाना पानी खरीदने को भी हाथ में एक खोटा सिक्का तक नहीं। कल से कैसे जलेगा चूल्हा? भाभी, एक चारा है जिससे हमारे घर का चूल्हा उदास नहीं पड़ेगा। क्या तान्या? हम तीनों ही जानते हैं सीता भाभी की आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। कैसा रहेगा हम ननद भाभी एक ढाबा खोले? मगर तान्या, ढाबा खोलना इतना आसान नहीं, हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। भाभी, एक उपाय है। मुझे और तान्या को स्कूल से जो साइकिल मिली है उससे बात बन सकती है। खाना बनाने का भार आप संभाल लो और उन्हें बेचने की जिम्मेदारी हम उन्हें अपनी साइकिल की पिछली सीट पर बांधकर बेचेंगी। सीता अपने मंगलसूत्र को सुनार के हाथों सौदा करके कुछ पैसे मोल लेती है। अगले दिन सीता चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ जागकर चूल्हा फूंक कर खाना पकाने लगती है और दोनों ननद उन्हें साइकिल पर बांधकर बेचने निकल पड़ती हैं। आओ आओ लोगों और चखो ननद भाभी के भोजनालय में बने चटपटे खाने का स्वाद भरपूरी के साथ। खाने की खुशबू से मांद कर बसंता नाम का एक आदमी उनके पास आता है। अरे क्या क्या बेच रही हो खाने में? 4 रोटी, तड़केदार चावल, मिक्स सब्जी और साथ में चटनी का चस्का भी मौजूद है भाई जी। ठीक है, 1 थाली तैयार कर दो।
बसंता खाना लेकर बदले में उन्हें पैसे देता है, जिसे लेकर दोनों बहनें आगे निकल जाती हैं। देखते ही देखते दोपहर की धूप ढलते सूरज के साथ मुरझा जाती है। तान्या, अंधेरा घिरना शुरू हो चुका है, वैसे भी थोड़ा ही खाना बचा है, चलो, भाभी हमारी राह देख रही होंगी। फिर तान्या और त्रिशा अपनी साइकिल पर सवार होकर तेजी से घर चली आती हैं। आ गई तुम दोनों, कैसा रहा पहला दिन? उतना खास तो नहीं भाभी, मगर पहले दिन के मुताबिक बेहतर था। पूरे 1000 रुपए की कमाई की है हमने अपने घर के ढाबे से। देखना भाभी, बहुत जल्दी आपकी बनाई खाने की प्रसिद्धि घर घर से पूरे आल्ट बाजार में छा जाएगी। तीनों ननद भाभी लगातार पूरी लगन से ढाबे के सपने के दृढ़ता से थाम कर भरपूर मेहनत करती हैं। जैसे जैसे सीता के हाथों से बने खाने का स्वाद निखरता चला गया, ग्राहकों की होड़ भी होती चली गई और उनका बड़ा इंतजार खत्म हुआ। भाभी, आपके हाथों के खाने की खपत बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ भाभी, अब जितना खाना साइकिल पर लेकर जाते हैं वह आधा पहर तक बीत जाता है और खाने की कमी के कारण हम खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब हमारे पास खुद के खाने का ढाबा खोलने के लिए पैसे जुड़ गए, क्यों ना हम कल से ढाबा खोल लें? हाँ, तुम सही कह रही हो तान्या, अब हमारे पर अपने इस ढाबे के विचार को साकार करने का आधार है। हम ढाबा खोलेंगे, मगर यह साइकिल से खाने का व्यापार चलते रहेगा ताकि हमारे खाने से बंधे ग्राहक बिखरे नहीं। इसी के साथ तीनों ननद भाभी एक खाली दुकान को भाड़े पर लेकर ननद भाभी भोजनालय के नाम से खाने का ढाबा खोलती हैं। मां अन्नपूर्णा, हमारे इस ढाबे पर अपनी दृष्टि फेरना ताकि हमारे ढाबे के खाने का स्वाद ग्राहकों के मुंह में घुल जाए। देखो भाभी, ग्राहक आना शुरू हो गए। त्रिशा, तुम ये रोटियां सेको, मैं झटपट से दाल और सब्जी में तड़का लगा दूं। अगले ही पल तान्या खाने से भरी थाली ढाबे पर बैठे ग्राहकों के सामने परोसती है। ये लीजिए काका, गरम गरम खाना खाइए, एक बार खाएंगे फिर बार बार आएंगे। ऐसा क्या? ये तो तुम ननद भाभी के ढाबे का खाना चक्कर ही पता चलेगा। जैसे ही मनोहर खाने का एक और खाता है, उसके मुंह से बड़ाई के बोल फूट पड़ते हैं। अरे वाह, क्या जायकेदार खाना बनाया है, स्वाद मुंह में घुल गया है। तुम तीनों ननद भाभी का हाथ एकदम नपातुला है, मिर्च मसाले का भरपूर ज्ञान है आपको। शुक्रिया काका, हमारे ढाबे पर खाने के साथ आप अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं, यहाँ होम डिलीवरी एकदम फ्री है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल शहर के जोमेटो जैसा है। उसे गांव गढ़वासी भी होम डिलीवरी को जान समझ सकेंगे। ऐसे ही समय बीतता है, धीरे धीरे ननद भाभी के ढाबे के खाने की खुशबू गांव देहात के ग्राहकों में बढ़ चढ़ कर उठती है। अब ननद भाभी के भोजनालय ढाबे पर खाने वालों की बड़ी भीड़ जुटती रहती है। तान्या, त्रिशा, बस इतनी मदद काफी है। अब बस सिगड़ी सुलगाकर रोटियां ही तो सेकनी है। तुम दोनों जाओ और ढाबे की ये डिलीवरी दे आओ, कहीं देर ना हो जाए। अरे भाभी, चिंता ना करो, हमारी साइकिल बुलेट से बढ़कर है, बस मिनटों में ऑर्डर देकर वापस आ जाएंगी। ऐसा कहकर दोनों ननद ढाबे का खाना साइकिल पर लेकर पहुंचने चली जाती हैं, जहां डिलीवरी का ऑर्डर एक बड़े दफ्तर के पास देखकर वह कहती हैं, वो देखो त्रिशा, ये तो किसी अफसर का दफ्तर है। कभी सोचा नहीं था हमारे ढाबे के खाने को इतने बड़े लोगों के बीच में पहचान मिलेगी। जैसे ही वह खाना लेकर अंदर आती हैं, रौनक नाम का एक रईस शख्सियत कहता है, हाँ, ये आप दोनों का ही इंतजार कर रहा था मैं। आपके खाने की खुशबू इतनी उम्दा है कि भूखा दूर से ही भाप जाए। जी शुक्रिया सर, ये तो स्वाद की बात है। हाँ, सो तो है, आपके खाने में घर जैसा स्वाद है, इसलिए मैं आपके ढाबे का खाना पसंद करता हूँ। और मेरे स्टाफ को भी खाना बेहद भाया, इसलिए कल से आप यहाँ 30 टिफिन लेकर आना। ये सुनकर तान्या और त्रिशा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। भाभी, हमारे ढाबे के खाने की डिलीवरी से लोगों में चाव बढ़ती ही जा रही है। कल से हमें एक नए दफ्तर में 30 टिफिन खाना पहुँचाना है। ये तो खुशी की बात है, हमारे ढाबे के खाने की खुमारी लोगों में बढ़ रही है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, तीनों ननद भाभी उस ढाबे से दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करती हैं, जिसे उनके घर पर छाई गरीबी की बदरा छट जाती है। देखो भाभी, हमारे ढाबे ने स्वादिष्ट खाने की सुर्खियां बटोरने में महंगे 5 सितारे होटल को भी पछाड़ दिया। हाँ, मुझे अभी याद है, ढाबे के शुरुआती दिन में ये इक्के दुक्के ग्राहक हुआ करते थे, मगर आज यहाँ सैकड़ों लोग हमेशा होते हैं। खरा सच कहा है, हमारा ढाबा आज अपने खाने की पहचान का मोहताज नहीं, मगर हम इस बात को भी नहीं बिसार सकते कि यह साइकिल हमारे इस ढाबे की नींव है। उसने गरीबी के बुरे दिनों में बढ़कर साथ दिया, इसके साथ से ही हमें ये कामयाबी हासिल हुई है। कल तक जिनके पास खाने को एक दाना ना था, आज उनके पास कोई घटी नहीं,
क्योंकि उन्होंने ढांढस बांधकर ढाबे की नींव रखी। याद रखें साथियों, मेहनत जितनी बड़ी होती है प्रतिफल उतना ही बड़ा होता है। रावड़ीपुर के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें उमा अपनी बहू नीलम और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। राजू को कैंसर था, जिसके चलते वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। वहीं दूसरी तरफ बेचारी नीलम और उमा दोनों लोगों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। अरे बहू, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना ले, बहुत जोरों से भूख लगी है। उसके बाद मुझे और तुझे लोगों के घर में काम करने के लिए भी जाना है। लेकिन माँ जी, आप तो जानती ही हो, घर का राशन खत्म हो गया है। अब मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? घर में उनका एक दाना तक नहीं है। ऊपर से मेरी मालकिन तो मुझे तनख्वाह भी नहीं दे रही है। हे भगवान, ये अमीर लोगों को हम जैसे गरीब लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। आज मैं अपनी मालकिन से जाकर तनख्वाह मांगूंगी, लेकिन मुझे पता है वह फिर से कोई ना कोई बहाना लगाकर मुझे टाल देगी। अरे माँ जी, थोड़ा सा अच्छा सोचिए। अगर पहले ही आप बुरा सोचोगी तो अच्छा कहाँ से होगा? चल बहू, ठीक है, मैं अच्छा ही सोचूंगी। चल, वैसे काम पर जाने का समय हो गया है, अब हमें काम के लिए निकलना चाहिए। दोनों सास बहू अपने अपने काम पर निकल जाती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू अपनी अपनी मालकिन के घर काम करने के बाद उनसे तनख्वाह मांगती हैं। अरे मालकिन, देखिए, एक तो मेरा बेटा कैंसर का मरीज है, ऊपर से हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। अगर आप समय पर तनख्वाह नहीं दोगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मुझे तनख्वाह दे दीजिए मालकिन। अरे जब देखो तुम गरीब भिखारी की तरह हाथ फैलाकर खड़े रहते हो। अरे मैंने तुझे कहा है ना कि मैं तनख्वाह दे दूंगी। तेरे साहब अभी शहर से बाहर गए हैं, पैसे उन्हीं के पास हैं। जैसे ही वह वापस लौट आएंगे तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अपनी मालकिन का यह जवाब सुनकर बेचारी उमा चुप रह जाती है, जिसके बाद में कुछ नहीं कह पाती और अपनी मालकिन के घर के बाकी के काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम भी अपनी मालकिन से अपनी तनख्वाह मांगती है। मालकिन, मेरे पति बहुत बीमार हैं, ऊपर से उन्हें कैंसर भी है। कभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो कभी उनकी दवाई लेकर आनी पड़ती है। यहाँ तक कि घर में अब राशन भी खत्म हो गया है। मैं ये कह रही थी कि आप मेरी तनख्वाह मुझे दे देंगी तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर तुम मुझसे पैसे पहले ही मांग लेती हो तो अच्छा होता, क्योंकि जो मेरे पास पैसे थे उन सभी पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मेरे पास है 500 का नोट है, अगर चाहिए तो बताओ। नीलम थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद वो अपनी मालकिन से 500 रुपए का नोट ले लेती है और अपने मन ही मन सोचती है, इन 500 रुपए से कम मेरे घर का थोड़ा बहुत तो खर्चा निकल ही जाएगा, वरना मुझे ये भी नहीं मिलेंगे। नीलम 500 रुपए ले जाती है और उन पैसों से घर का थोड़ा बहुत खाने का सामान सौदा खरीद लेती है, जिसके बाद वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकलने लगती है। तभी रास्ते में उसे उसकी सास उमा उसे नजर आती है। अरे माँ जी, रुक जाइए, मैं भी चल रही हूँ घर पर। जैसे ही उमा की नजर नीलम के खाने के सामान पर पड़ती है, वो उससे कहती है, अरे बहू, लगता है तेरी मालकिन ने तुझे तनख्वाह दे दी है, तभी तू घर का राशन लेकर आई है। चलो अच्छी बात है, कम से कम अब हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। अरे माँ जी, अब आपको मैं क्या बताऊं, अभी मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली। ये तो मेरी मालकिन ने मुझ पर तरस खाकर 500 रुपए दे दिए, जिसके चलते मैं थोड़ा बहुत खाने का सामान ले आई हूँ। अच्छा, ये बात है तो चल, कोई नहीं बहू, कम से कम तेरी मर्जी ने तुझे थोड़े पैसे तो दे दिए। मेरी मालकिन ने तो मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। एक तो हम इतनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का पैसा मांगते हैं इनसे, तो हमारी मेहनत का पैसा भी नहीं निकलता। दोनों सास बहू वापस घर लौट आती हैं, जिसके बाद नीलम लाए हुए सामान से खाने के लिए कुछ बना लेती है। जिसके बाद नीलम अपनी सास और अपने पति को खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नीलम और उमा फिर से काम पर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं मालकिन से पैसे लेकर ही रहूंगी, वरना मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगी। हाँ माँ जी, वैसे भी विक्रम जी की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अगर समय से दवाई नहीं दी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी उन दोनों के साथ बहुओं को एक आदमी माइक पर जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखाई पड़ता है। आओ आओ, मिठाइयाँ खाओ और 1 लाख रुपए का इनाम जीत कर ले जाओ। जो हमारी दुकान की 100 मिठाइयाँ खाएगा वो इस चुनौती को जीत जाएगा, जिसके बाद उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आओ आओ, मिठाइयाँ खाओ।
ये सुनते ही दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद नीलम अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ हाँ बहू, मैं भी वही सोच रही हूँ। क्यों ना हम इस कंपटीशन को जीत जाएं। अगर हम 100 मिठाई खाकर इस कंपटीशन को जीतते हैं तो 1 लाख तुझे इनाम मिलेगा और 1 लाख रुपए का इनाम मुझे मिलेगा। तो देर किस बात की है, चलो अब हम उस आदमी के पास चलकर अपना नाम लिखवा लेते हैं। दोनों सास बहू उस आदमी के पास जाती हैं और अपना अपना नाम कंपटीशन में लिखवा देती हैं, जिसके बाद कंपटीशन शुरू होने लगता है। एक के बाद एक औरत और आदमी आते और मिठाइयाँ खाने लगते, लेकिन इतने आदमियों और इतनी औरतों के आने के बाद भी कोई भी इस कंपटीशन को जीत नहीं पाता। जैसे ही नीलम और उसकी सास उमा का नंबर आता है, वो एक दूसरे से कहती हैं, देख बहू, चाहे आज कुछ भी हो जाए, इस प्रतियोगिता को हमें जीतना ही है। इस प्रतियोगिता को हम विक्रम के नाम पर जीतेंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं पूरी 100 मिठाइयाँ खाकर ही रहूंगी। दोनों सास बहू एक एक करके मिठाइयाँ खाना शुरू करती हैं। देखते ही देखते वो माँ और नीलम अपने अपने हिस्से की 50 मिठाइयाँ खा चुकी होती हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर अपने अपने हिस्से की मिठाइयाँ खा जाती हैं, जिसके बाद वो आदमी उनके पास आता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, तुम दोनों ने तो 100 मिठाइयाँ खा ली। आज तक हमारा ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन तुम दोनों ने तो मिलकर पूरी 100 मिठाइयाँ खाई हैं। इसके चलते हम तुम दोनों सास बहू को 1-1 लाख रुपए का इनाम देंगे। वो आदमी दोनों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दे देता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपने हिस्से के पैसे लेकर वापस घर आ जाती हैं और सबसे पहले वो दोनों मिलकर विक्रम का इलाज करवाती हैं। कुछ ही समय में विक्रम कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पा लेता है और बिल्कुल पहले की तरह तरोताजा तंदुरुस्त हो जाता है। माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कभी नहीं करूंगा। मुझे अब अपनी जान के साथ साथ अपने परिवार की भी बहुत फिक्र है। आप दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। एक तरफ विक्रम नौकरी करना शुरू कर देता है तो दूसरी तरफ दोनों सास बहू मिलकर बचे हुए पैसों से अपना खुद का काम शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में उन दोनों सास बहू की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी एक मिठाई खाने की प्रतियोगिता ने उनकी जिंदगी के सभी दुख एकदम से दूर कर दिए। अब वो दोनों सास बहू विक्रम के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अनीता नाम की एक खड़ूस सास थी, जिसकी बहू सुप्रिया ने उसे 5 पोतियां दी थी, त्रिशा, नैना, पाखी, पीहू, मोनिका। उसका बेटा रणबीर उसकी 5 बेटियों से अब नफरत कर रहा था, क्योंकि सुप्रिया ने उसे बेटे का सुख नहीं दिया था और यही दुख उसके सास ससुर को भी काट रहा था। तभी एक दिन वो अपनी बहू को उसकी 5 बेटियों के साथ घर से धक्का मारकर निकाल देती है और सामान फेंक कर कहती है, नासपीती कलक्षणी, मुझे पोते का मुंह तो दिखाया नहीं, ऊपर से मेरी जगह साई करवा कर तू करवा दी। अरे तुझे इतने मौके दिए, फिर भी तूने मुझे एक एक करके 5 पोतियां दे दी। तूने तो मेरा वंश खत्म कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, निकाल दो इसे घर से बाहर। अब हम हमारे बेटे की दूसरी शादी करेंगे, जो हमें पोते का सुख देगी। माँ जी, पापा जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ये तो देखिए कि मेरे साथ 5 छोटी मेरी बेटियां हैं। मैं इन्हें कहाँ ले जाऊंगी, कैसे इन्हें पालूंगी? आप तो जानते हैं बाहर का माहौल लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। कहीं भी जाओ पर दोबारा इस दरवाजे पर मत आना। इन मनहूसों को लेकर चाहे तो सिग्नल पर भीख मांग। भूल जाके यहाँ तेरा कोई परिवार भी था। पापा, दादी, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? जैसे भी रहो, पर हमारा पल्ला छोड़ो। चाहे तो गाड़ी के नीचे आकर मर जाओ। चल बेटा, दरवाजा बंद कर ले। सुप्रिया अपनी 5 बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है और दर दर की ठोकरें खाती है। 6 घंटे बाद उन्हें भूख लगने लगती है तो सबसे छोटी बेटी पीहू कहती है, माँ, कितनी देर हो गई है, बहुत भूख लग रही है, खाना दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम 5 को बहुत भूख लग रही है, पर मैं क्या करूँ? मेरे हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है। इधर उधर चलो, शायद कहीं से खाना मिल जाए। थोड़ा सब्र कर लो। सुप्रिया अपने बच्चों को जैसे तैसे एक दिन मंदिर से खाना खिला देती है तो दूसरे दिन वो कचरे में से खाना ढूंढ कर खाते हैं, लेकिन भूख तो उनकी फिर भी नहीं मिटती। इस तरह हफ्ता बीत जाता है। वो दर दर की ठोकरें खाकर इधर उधर भटकते हैं, भूख से तड़पते हैं। अब उनका हुलिया एक भिखारी की तरह लगता था, जहां आते जाते लोग उन पर पैसे फेंक कर जाने लगे।
हे भगवान, तूने कैसा दिन दिखाया है। क्या बेटियां होना इतना बड़ा अभिशाप होता है कि औरत जात को इस तरह इतना कुछ झेलना पड़ता है। अब तो लोग हमें भिखारी समझने लगे हैं। माँ, भले ही भिखारी समझकर हमें पैसे दिए हो, लेकिन अभी गुजारा करने के लिए तो यही बहुत है। आप इससे कुछ खाने को ले आएंगी? भला मैं तुम पांचों का इस 25 रुपए में क्या पेट भरूंगी। ना तो इसकी रोटी सब्जी आएगी होटल से, ना ही कुछ और। माँ, कोई फल ही ले आओ जो आ जाए। इस तरह पाखी उन पैसों से अपने बच्चों को दर्जन भर केला ले आती है, जो 6 जनों में 2-2 करके बांट देते हैं। लेकिन अब इससे भी ज्यादा उनके दिन बदतर होने लग गई। न कोई उन्हें खाना देता और कहीं जाते तो पुलिस उन लोगों को भगा दिया करती। भीख भी मिलना मुश्किल हो गई थी। ऐसे में वो भूख से तड़प तड़प कर एक दिन 5 बेटियां और मां मर जाती हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, माँ देखा, ये दुनिया कितनी निर्दयी है। और सबसे ज्यादा वो ऊपर वाला, हमें घर से निकलवा दिया, तड़पा तड़पा कर भूख से मार डाला। हाँ बेटा, गरीब होने की ऐसी ही सजा भुगतनी होती है। जैसे हमारे साथ हुआ, हम ऐसे बाकियों के साथ नहीं होने देंगे। मैं चाहती हूँ जो हमारी तरह लाचार बेबस जिनका घर नहीं है, उन्हें मैं खाना खिलाऊं। तो मेरी इसमें मदद करोगी ना? हाँ माँ, हम आपकी मदद करेंगे, पर उन्हें ऐसा क्या खिलाएंगे? दीदी, माँ को बिरयानी बनानी बहुत अच्छे से आती है। माँ, आप बिरयानी बनाकर लोगों को बेचो और जो नहीं खरीद सकते उन्हें फ्री में दे दो। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी सयानी है। जितनी छोटी है उतना ही तेज दिमाग वाली। अब तो मैं बिरयानी बनाकर बेचूंगी भी और सबको खिलाऊंगी। और माँ, हम रहेंगे कहाँ? कुछ रहने की जगह भी तो होनी चाहिए ना? हाँ बेटा, हम रहेंगे। चलो अपना नया घर बनाएं। तभी एक सुनसान जगह जाकर माँ और 5 चुड़ैल बेटियां बीच में एक आग रखती हैं और हाथ पकड़कर कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगती हैं, जिसके बाद उन्हें बहुत असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं। जिसके बाद उन मंत्र को पढ़ते ही जादू से अपने लिए एक बड़ा सा बंगला और उसके अंदर तमाम लग्जरी फर्नीचर, किचन रूम, एसी, हर चीज मौजूद कराती हैं, जिसे देखकर उनकी बेटियां कहती हैं, वाह माँ, हमारी पहले की जिंदगी से हम बहुत अच्छा जिएंगे अब। हाँ, अब हमें भटकने की जरूरत नहीं। शायद इसीलिए भगवान ने हमारी गरीबी की जिंदगी बदल दी और हमें दिया है ताकि दूसरों की हम मदद कर सकें। आओ रसोई में चलकर हम बिरयानी बनाएं। ठीक है माँ, हम भी मदद करेंगे। तभी चुड़ैल माँ अपनी 5 बेटियों के साथ मॉडर्न किचन में बिरयानी बनाती है, जहाँ 5 बेटियां उसकी मदद करती हैं। बनने के बाद नैना उसकी खुशबू सुनकर कहती है, माँ, आप शेफ हो क्या? 1 नंबर की बिरयानी की खुशबू आ रही है और दिखने में भी मस्त है। हाँ, हमें भी खिलाओ ना। ये लो 5, इस बिरयानी का स्वाद लो, फिर बेचने भी जाना है। माँ, बहुत लाजवाब बनाई है, आपकी बिरयानी बहुत बिकेगी। कुछ देर बाद वो अपना रूप बदलकर बिरयानी बेचने लगती हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म स्वादिष्ट जायकेदार बिरयानी खाइए। अरे वाह, बिरयानी जरा मुझे देना। और मुझे 2 प्लेट पैक कर दीजिए, एक खाने के लिए दे दीजिए। मोनिका, पाकी, तुम सबकी बिरयानी पैक करना, परोस मैं दूंगी। ठीक है माँ। अरे आपकी बिरयानी काफी लजीज है, जरा मुझे थोड़ा और दीजिए। ये लीजिए, खाइए, 90 रुपए हो गए। अरे वाह, बहुत सस्ती बिरयानी है। इस तरह पहले दिन ही उनकी बिरयानी की काफी अच्छी कमाई होती है। शाम को एक पतीला बिरयानी बचाकर वो गरीब लोगों को खाना खिलाती हैं। वहीं पीहू को अपने दादा दादी दिखते हैं तो वो कहते हैं, अरे दादा दादी, आप यहाँ कैसे? आपके कपड़े कैसे फट गए? पीहू मेरी बच्ची, तू तो बहुत अच्छी लग रही है इन कपड़ों में। अरे मेरी पोती बहू, वो भी है यहाँ। माँ जल्दी आइए ना, देखिए दादा दादी यहाँ पर हैं। बाकी नैना देखो, जल्दी आओ। तभी वो सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सुप्रिया कहती है, माँ जी, पापा जी, आपकी हालत कैसे हुई? आप तो उनके साथ रह रही थी। क्या बताऊं बहू, जिस बेटे पर हमें इतना गुरूर था, उसने तेरे जाने के बाद किसी विदेशी लड़की से शादी कर ली और उसने नई बहू के चक्कर में हम दोनों को घर से बेघर कर दिया। उसकी सजा हम यहाँ काट रहे हैं। हमने तेरे और तेरी बच्चियों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। बहू, हमने तो तुम्हें घर से निकाल दिया था, तुम्हारे पास कुछ भी रहने का ठिकाना नहीं था। फिर तुम्हारी वेशभूषा देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे हाल में हो। दादा दादी, आप पहले ये खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना, फिर घर चलकर बात करते हैं।
तभी भूखे जानवरों की तरह उनके दादा दादी बिरयानी पर टूट पड़ते हैं, जिसे खाने के बाद वो अपने बहू पोतियों के घर आते हैं, जहां सुप्रिया उन्हें सब कुछ बताती है और बच्ची और माँ अपने चुड़ैल रूप में आकर कहते हैं, हम तो भूख से तड़प तड़प कर मर चुके थे, जिसके बाद हमने ये सब पाया भगवान से। ऐसी मौत किसी बच्चे को ना दे। हमारी दोनों की वजह से तेरी और तेरे बच्चों की जान चली गई। आज तुम हमारे सामने इसी कारण से हो। हमें माफ कर दे बहू। हाँ बहू, हमें माफ कर दे, हमें वहीं छोड़ दे जहाँ हम पड़े थे। नहीं दादा दादी, अब से आप हमारे साथ यहीं रहना, ये घर आपका ही है। हाँ पापा जी, यहाँ हम क्या करेंगे इस घर का? ये घर अब से आपका है। मेरी पोतियों, आ जाओ, अपने दादाजी के गले लग जाओ। वंश चलाने वाले बेटे रणवीर जैसे होते हैं तो अच्छा है हमारे पास पोते नहीं, इतनी प्यारी समझदार पोतियां हैं। इस तरह पांचों चुड़ैल बेटियों के दादा दादी अपनी पोतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल अपना रूप बदलकर गरीब बेसहारा लोगों को अपनी बिरयानी खिलाया करती थी और बेचा भी करती थी, जिन पैसों से वो लोगों की सेवा भी करती थी।